हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजू अड्डा पर। ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास में हमने कल देखा था केंद्रक की संरचना, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न भाग जैसे कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन और न्यूक्लिक एसिड। उसी चैप्टर को जो है हम कंटिन्यू करते हुए न्यूक्लिक एसिड को आज डिटेल से जानेंगे और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए और आरएनए के अंतर को जो है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो केंद्रक के भीतर जो पाया जाने वाला अम्ल होता है या द्रव होता है उसको हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है न्यूक्लियोटाइड से होता है। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड में जो है डीएनए और आरएनए होते हैं। सबसे पहले हम डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। खोज की बात करेंगे तो डीएनए की खोज जो है वो फ्रेडरिक मेजर ने की थी। डीएनए के मॉडल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का मॉडल जो है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो 1953 ईस्वी में वॉटसन एवं क्रिक ने जो है वो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे तो वो इस प्रकार से डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि दो रस्सियों को जो है आपस में गुथा जाता है। इस प्रकार की संरचना आपकी डीएनए की होती है। वॉटसन एवं क्रिक ने अपने मॉडल में ये बताया और ये कहा कि जो डीएनए का निर्माण है वो न्यूक्लियोटाइड से होता है। ये आपका जो डीएनए का ये वाला भाग होता है, ये भाग ये आपका न्यूक्लियोटाइड कहलाता है और यहाँ ये जो मध्य भाग जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं इसको क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड से निर्मित जो भाग होता है इसमें 3 प्रकार के जो है वो पदार्थ होते हैं या 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है वो पहला हमारा शुगर, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड है हमारा नाइट्रोजेनियस बेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है डीएनए में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है तो आप जो है बताएंगे फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फोरस। शुगर की बात करें तो जो है डीएनए में 2 पेंटोज शुगर होती है या हम इसको कह सकते हैं डाईऑक्सी राइबोज शुगर। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजेनियस बेस की कि डीएनए में नाइट्रोजेनियस बेस क्या कौन कौन सा जो है वो पाया जाता है। नाइट्रोजेनियस अगर बेस की हम बात करें तो इसमें जो है 4 प्रकार के जो है वो नाइट्रोजेनियस बेस पाए जाते हैं, जिनको हम जो है ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन के नाम से जो है वो जानते हैं और ये जो है एक दूसरे से जो है बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। ये जो आपका द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए की उसमें जो है इस प्रकार से ए, जी, टी और सी इस प्रकार से जो है ये जुड़े होते हैं। ए और टी जो होता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जो है वो जुड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डीएनए उपस्थित कहाँ कहाँ होता है। संपूर्ण कोशिका में हमने देखा कि केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है। उसके अलावा जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रक के जो है अतिरिक्त डीएनए कहाँ उपस्थित होता है कोशिका में। तो डीएनए की उपस्थिति न्यूक्लियस में होती है, केंद्रक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके प्लास्टिड्स
यानी कि लवक क्लोरोप्लास्ट में जो है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो 3 जगह पे पाया जाता है, ये अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और डीएनए का कार्य देख लेते हैं। तो ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों को जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। ये अधिक स्थायी होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो उपस्थित होती है। अब मानव डीएनए की कुल संख्या की बात करें तो 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो संख्या जो है वो होती है डीएनए की। अब बात कर लेते हैं हम आरएनए की। फ्रेडरिक मिजर ने ही आरएनए की भी खोज की थी और मॉडल जो है वो फ्रेडरिक मिजर ने ही जो है वो प्रस्तुत किया था आरएनए का, और डीएनए का मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने। और फ्रेडरिक मिजर ने बताया कि जैसे डीएनए आपका द्विकुंडलित होता है इस प्रकार से, लेकिन आरएनए आपका एक कुंडलित होता है और इसमें 1 राइबोज शुगर होती है। जिस प्रकार डीएनए में हमने देखा था, डीएनए में क्या होता है 2 पेंटोज शुगर और आरएनए में 1 राइबोज शुगर उपस्थित होती है। इसका काम क्या होता है, आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। आरएनए जो होता है वो डीएनए से कम स्थायी होता है और आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजेनियस बेस की बात करें तो नाइट्रोजेनियस बेस में जो है केवल एक जो है आपका वो अंतर पाया जाता है और वो होता है थाइमीन का। डीएनए में हमने देखा था एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, और आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। केवल जो है वो थाइमीन, डीएनए में जो थाइमीन होता है उसके स्थान पर आरएनए में जो है वो यूरेसिल जो है वो पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि डीएनए और आरएनए में जो है डीएनए में थाइमीन और आरएनए में यूरेसिल, बाकी जो है तीनों वो सेम रहेंगे आपके। अगर हम इनके जो है आपस में बॉन्ड की बात करें तो एडेनिन और यूरेसिल के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाएगा। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। आरएनए के प्रकार देख लेते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आरआरएनए, इसको राइबोज आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए, इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए के नाम से जो है वो जानते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि इनका क्या क्या कार्य होता है। वैसे हमने बेसिकली जो है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, तो ये भी जो है प्रोटीन संश्लेषण में ही अपनी भूमिका निभाएंगे। आरआरएनए, राइबोज आरएनए की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो है आरएनए का लगभग 75% भाग होता है। ये राइबोज पर लगे रहते हैं और इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ये जो है आरएनए का 15 से 20% भाग होते हैं। सबसे छोटा आरएनए होता है। इसका काम क्या होता है, एमिनो अम्लों पर एमिनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लेके आना। ट्रांसफ़र आरएनए ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। एमआरएनए का क्या कार्य होता है, इसकी खोज जैकब और मोनास ने की थी और ये आरएनए का लगभग 6 से 10% भाग होता है। ये एमिनो अम्लों को चुनने में जो है वो मदद करने का कार्य करते हैं। अच्छा, यहीं से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन किससे बनती है, प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड्स। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। हमने न्यूट्रिशन के चैप्टर में प्रोटीन को जो है अच्छे से देखा है।
और 10 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें भोजन के द्वारा ग्रहण करना होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके पश्चात जो है जब पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, वहाँ से काम शुरू होता है हमारे mRNA का। ये जो मैसेंजर RNA होता है, हम ये सभी अमीनो अम्लों में जो शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनको चुनने में ये मदद करता है। अब चुने हुए जो अमीनो अम्ल हैं उनको राइबोसोम्स पर लेके जाने का कार्य हमारा क्या करता है, ट्रांसफ़र RNA करता है। ये जो है अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लेके जाता है। उसके बाद जो राइबोसोम्स RNA होते हैं, जो कि लगभग RNA का 75% भाग होते हैं, ये राइबोसोम्स पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये थे हमारा DNA और RNA का डिफरेंस। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों के बारे में। गुणसूत्र के साथ साथ जो है हम गुणसूत्रों की अवस्था में होने वाले विभिन्न रोग जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब जो है पढ़ेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।